हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। एक्सपर्ट लेवल में आप देख सकते हैं 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट की डिक्टेशन है, जिसको अभ्यास 13, 14, 15, 16 अंक 1 आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से लिया है हमने। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इसको टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप ये देख सकते हैं stenoforall.com। आप इसमें प्राइस में जाएंगे। प्राइस में जाने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान दिखाई देते हैं। किसी भी प्लान पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप देख सकते हैं ये सारे प्लान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी आपके लिए और प्लान इन फ्यूचर आते रहेंगे। कैलाश चंद्रा भी यहाँ पर अवेलेबल है। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर 1 से 6 पुस्तक के यहाँ पर सारी डिक्टेशन दी गई हैं। आप इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करेंगे। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन साइन अप। साइन अप करने के बाद हमारे कॉन्टैक्ट वाले नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर जिस नंबर पर, जिस प्लान के आधार पर आपने पेमेंट किया है उस प्लान के आधार पर आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज की डिक्टेशन की ओर शुरू करते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो प्लान यूज़ कर रहे हैं उनको पता है। जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो प्लान लेकर देख सकते हैं किस तरह से मूल्यांकन होता है और आपको कहाँ तक ये फ़ायदेमंद है। चलिए तैयार हो जाइए। रेडी। अध्यक्ष महोदय, हमारे और समूचे देश के लिए आज का दिन बड़ी दुखद स्मृति का दिन है। हम लोग यहाँ पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने 35 वर्ष पहले देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान किया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व प्रशांत और महान था। वे भारत एवं शांति के लिए जीवित रहे तथा भारत एवं शांति के लिए ही मरे। वे भारत की जनता से एक रूप हो गए थे। वे सदा सेवा की भावना से प्रेरित रहे तथा सदा लोगों की भलाई के बात सोचते थे। उन्होंने हमारे देश का कठिन परीक्षा की घड़ियों में नेतृत्व किया और उन्होंने दुनिया को दिखाने की सहायता की थी कि भारत में कितनी एकता और दृढ़ निश्चय है। शास्त्री जी गांधी युग के महान देन थे। गांधी जी की मुख्य शिक्षा थी कि सभी मनुष्य भाई हैं और उनके झगड़ों का निपटारा अहिंसक तरीकों से होना चाहिए। गांधी जी के विचारों में अहिंसा का मतलब केवल हिंसा का अभाव नहीं था। यह कोई नकारात्मक धारणा नहीं थी, अपितु वह समझौते की तलाश में एक निश्चयात्मक गुण है और इसमें यह विश्वास होता है कि लोग शांति में और शांति के द्वारा ही जीवन को उच्चतर अवस्था में ले जाने का रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह हिंसा का परित्याग करते हुए तथा समझौते और वार्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। शास्त्री जी का भी यही विश्वास था। जैसा कि मैंने पहले कहा, न वे केवल इसके लिए जिए अपितु इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हमने स्वतंत्रता के 54 वर्षों के दौरान इस दृढ़ विश्वास को अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में चरितार्थ करने का प्रयास किया है। वैदेशिक नीति में हमने हमेशा युद्ध के बिना झगड़ों के निपटाने की वकालत की है। सैन्य गुटों का विरोध, पंचशील का सिद्धांत, कोरिया और हिंद चीन में हमारी पहल और विश्व शांति के लिए किए गए अन्य अनेक काम, ये सभी हमारे इस विश्वास के परिणाम हैं कि झगड़ों का निपटारा शांतिमय ढंग से होना चाहिए। ताशकंद समझौता इसी नीति की एक कड़ी थी। शास्त्री जी ने वहाँ जो कुछ किया वह भारत के लिए नया नहीं है। ताशकंद समझौते में जो सबसे अच्छी बात थी वह यह थी कि मतभेदों का निपटारा हथियार उठाए बिना होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ताशकंद समझौते की वर्षगांठ पर हम पुनः ताशकंद में प्रतिपादित सिद्धांतों में अपनी आस्था दोहराते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें गांधी जी और शास्त्री जी से मिले थे। उनका संबंध शास्त्री जी के जीवन और कार्यों से है। हमें इस चीज़ के कुरेदने की
कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा कि इस समझौते से क्या उतना लाभ हुआ जितना आशा की गई थी। अगर ऐसा नहीं तो इसमें किसकी गलती थी? ज़्यादा लाभदायक यह होगा कि हम स्वयं से तथा दुनिया से यह कहें कि भारत अब भी इस समझौते से वचनबद्ध है। शास्त्री जी ने हमें जय किसान का नारा दिया। यह नया नारा एक तरह के हमारे पुराने नारे जय हिंद की व्याख्या है। हिंदुस्तान को विजय केवल सिपाहियों और किसानों के कारण मिल सकती है। जवान हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा वे भी उसकी रक्षा करते हैं जो काम करते हैं और पैदा करते हैं। कच्छ विवाद की परीक्षा की घड़ियों में तथा बाद में उत्तरी सीमा पर विवाद के दौरान शास्त्री जी देश को यह समझाना चाहते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं अपितु आर्थिक आधार भी मजबूत होना चाहिए। इस समय यद्यपि लड़ाई नहीं हो रही है किंतु आक्रमण का भय नहीं हटा है। जवानों को जागते रहना है। हमारे ऊपर एक और आक्रमण हुआ था और वह था सूखा। इसका सामना जवान नहीं किसान ही कर सकते हैं। जब तक हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर लेते हमारी सुरक्षा और हमारे अस्तित्व खतरे में रहेंगे। यह हमें कम से कम समय में 4-5 वर्षों में करना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही एक सहारा है जिसके प्राप्त कर लेने पर हमें ऐसे कोई इधर उधर नहीं ढकेल सकता। मेरी समझ में शास्त्री जी ने जब यह सार्थक नारा दिया था तो उनके दिमाग में यही बात थी। उनकी स्मृति में जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। हमें उनका अभाव खटकता है क्योंकि हम उनके करीब थे और उनकी सलाह तथा उनका पथ प्रदर्शन पाने के हम आदी हो गए थे। राष्ट्र को अपनी समस्याओं के बारे में उनकी व्यग्रता तथा उनके सौम्य अस्तित्व का अभाव खटकता है। वे भारत माता के एक महान सपूत थे और भारतीय मानस के निर्माताओं में से थे। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया था अपनी राय दे चुका हूं और इसका मैंने समर्थन किया था। मैं आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य कहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगें थीं। मजदूरों की छटनी कर दी गई है। उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम हैं उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए लेकिन उन्हें खाने को गोली मिली। इस संबंध में समाचार पत्रों में जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसे भंग होने की आशंका भी रहेगी। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म कर देना चाहूँगा क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में एक प्रकार की व्यवस्था संशोधन अवश्य किया जाए कि और इस प्रकार
का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थानों से जो छात्र निकलते हैं, उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थानों से निकलें तो उनको रोजगार मिले और बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जिनमें गरीब और गांव के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांव में लोगों को रोजगार नहीं है और इसलिए गांव से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है। शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यहाँ मांग चल रही थी कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा प्लान लिया हुआ है वह वेबसाइट पर आकर कर सकते हैं।